देश के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आज टाइगर फोर्स की बात होगी। पुतिन पर खतरा, एक नई महिला कमांडर की बात होगी और साथ में आईएसआई के एक्सपोज हो चुके बहुत ही खतरनाक प्लान का जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और कच्चा चिट्ठा में आज हम सबसे पहली खबर चीन और अमेरिका के बीच सबसे नए खतरे की बात को लेकर आ रहे हैं। दरअसल बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक एक सीक्रेट मीटिंग की बहुत चर्चा है। ये मीटिंग राष्ट्रपति बाइडेन ने बुलाई है और इस मीटिंग में बाइडेन की टाइगर टीम भी होगी, जिसे एक मिशन सौंपा गया है। इस मिशन के तहत अमेरिका के टॉप इंटेलिजेंस अफसर चीन को रोकने की कोशिश करने वाले हैं। कच्चा चिट्ठा में आज आप ये रिपोर्ट देखिए तो समझ जाएंगे कि बाइडेन बिना खुद लड़े चीन को कैसे हराने की तैयारी कर चुके हैं। हथियार सिर्फ डराने, धमकाने, मर्डर करने का जरिया नहीं है। हथियार बर्बादी की वो दास्तां है जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही की भयानक कहानियां लिखी जा सकती है। जलते यूक्रेन की तपिश पूरी दुनिया में फैल रही है। समंदर में ड्रैगन के युद्धपोतों ने बारूद बिछा दिया है। इजराइल के मिसाइलों ने सीरिया को झुलसा दिया है। ईरान इजराइल जंग के मुहाने पर खड़े देश है। मतलब फारस की खाड़ी भी धधकने वाली है। श्रीलंका का संग्राम इराक की सड़कों पर भी दिख रहा है। और इन सब की वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन जो दुनिया खुली आंखों से देख रही है वो है हथियार। दुनिया भर में हथियारों के सबसे बड़े सौदागर अमेरिका ने चीन को करारा जवाब देने के लिए टीम तैयार की है। इस टीम का नाम है टाइगर टीम। ये टीम दुनिया भर में अपने हथियारों की सप्लाई का मूल्यांकन करेगी। जैसे किस देश को इस वक्त कितना हथियार बेचा जा रहा है, किस देश को किस मूल्य पर कितने हथियार बेचे गए, किस देश को डोनेशन के तौर पर हथियार दिए गए, किस देश को कितने हथियारों की जरूरत है और कौन सा देश कितने हथियार खरीदना चाहता है। हथियारों के जरिए देशों पर अपना प्रभाव जमाने की अमेरिका की ये नई पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब एक टीम इस मिशन पर लग गई है जिसका काम दुनिया में चीन की मुखालफत करने वाले देशों को हथियारों से इस तरह पाट दिया जाए कि चीन परेशान हो जाए। हमला करें तो किस पर? क्योंकि अब जापान भी मिसाइलें बना रहा है और ताइवान के पास भी दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जाएं तो जाएं कहां? पेंटागन ने पिछले महीने यानी अगस्त में एक टास्क फोर्स का गठन किया है। टाइगर टीम के नाम से गठित ये टास्क फोर्स ड्रोन्स की सप्लाई की समीक्षा करेंगी। किन देशों को इसकी जल्द से जल्द रिक्वायरमेंट है। ये टीम हेलीकॉप्टर, टैंक और दूसरे मिलिट्री उपकरणों की तेजी से सप्लाई की बाधा को दूर करने की स्टडी करेगी। इस टाइगर टीम का एकमात्र मकसद है पूरी दुनिया में अमेरिका के पार्टनर्स खड़े करना, अपने सहयोगियों की सूची में इजाफा करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बाद ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहां दो सुपर पावर अमेरिका वर्सेस नहीं है, बल्कि अमेरिका वर्सेस चीन है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व बदल रहा है। चीन को खुद की ताकत का गुमान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है।
जिसका नतीजा होगा सिर्फ तबाही। इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको देंगे। उससे पहले अमेरिका के आर्म्स एक्सपोर्ट की रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि ये हथियार ही जंग की जड़ है। अमेरिका नंबर 1 हथियार सप्लायर है, लेकिन अब चीन अमेरिका को इसमें भी चुनौती दे रहा है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तैनाती को लेकर प्लानिंग की जानी है। मतलब दो बातें साफ हैं। पहली, हथियार सप्लाई के जरिए पार्टनर बनाना, और दूसरा, हथियार सप्लाई से होने वाली आमदनी। अब जरा अमेरिका का वो डाटा भी देख लीजिए, जिसमें किस देश को अमेरिका कितना हथियार सप्लाई करता है उसकी पूरी डिटेल है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच दुनिया के 5 बड़े हथियार सप्लायर देश हैं: अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। इस लिस्ट में 2017 से 2021 के बीच दुनिया में जिन देशों ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे उनके नाम भी हैं। ये हैं भारत, सऊदी अरब, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चीन। मतलब चीन हथियार भी ज्यादा बेचता है और खुद खरीदने में भी पीछे नहीं है। इन हथियारों की डिमांड ने ही दुनिया में कहर बरपाया है। असल में अमेरिका अपने पार्टनर और सहयोगियों को मूल रूप से हथियार बेचता है और इसे मानवाधिकार की रक्षा के नाम पर जस्टिफाई करता है। लेकिन अब चीन अमेरिका को हथियार सप्लायर के तौर पर पीछे छोड़ने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका का कारोबार छीन रहा है, ये डेटा देख लीजिए। 2017 से 2021 के बीच अमेरिका के यूरोप को दिए गए हथियारों में 19% की वृद्धि हुई है। इसी समय में मिडिल ईस्ट को हथियार सप्लाई करने में भी इजाफा हुआ है, ये 2.8% बढ़ा है। लेकिन अमेरिका का फॉरेन मिलिट्री सेल्स लगातार गिर रहा है। 2021 में इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू थी $3,400 करोड़। 2020 के मुकाबले इसमें 31% की कमी आई है। 2016 के बाद अमेरिका के फॉरेन मिलिट्री सेल्स की ये सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका चिंतित है और दूसरी ओर सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2020 तक चीन ने करीब $1,700 करोड़ का हथियार बेचा है। चीन सबसे ज्यादा अपने हथियार मिडिल ईस्ट को बेचता है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की क्षमता ही उसका सबसे बड़ा सेलिंग फैक्टर है। जैसे मिडिल ईस्ट में हथियार सप्लाई से चीन को पैसा ही नहीं मिलता, अपना प्रभाव कायम करने का मौका भी मिल जाता है। अमेरिका चीन से हर फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहा है। चीन के जंगी जहाजों से मुकाबले के लिए समंदर में अमेरिका के 2 युद्धपोत लहरा रहे हैं। ताइवान को अमेरिका की सपोर्ट का लेवल समझिए। चीन के लाख विरोध के बावजूद इन शब्दों के साथ कि अमेरिका चीन की वन चाइना पॉलिसी में विश्वास करता है, बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को हथियार खरीदने की नई शॉपिंग लिस्ट सौंपी है। अमेरिका ने ताइवान को हार्पून और दूसरी मिसाइलों सहित सैन्य उपकरणों के लिए करीब $100 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है। पूरी दुनिया जानती है कि ताइवान के सैनिकों की ताकत अमेरिका ही बढ़ाता है। ताइवान को अमेरिका ने हथियारों से पाट दिया है। इस वक्त ताइवान कहने के लिए भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन उसके पास 741 एयरक्राफ्ट हैं, 288 फाइटर जेट्स हैं, 91 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। ताइवान के पास 1110 टैंक हैं, 257 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें मौजूद हैं। और ये सच है, बावजूद इसके चीन के मुकाबले ताइवान कम से कम सैनिक ताकत में तो कहीं नहीं टिकता। लिहाजा अमेरिका अंधाधुंध हथियारों की सप्लाई करता है।
कहीं कोई सीमा नहीं है। चीन इसी अमेरिकी ताकत को पाने के लिए बेताब है, क्योंकि जल में, जमीन में, आकाश में, अंतरिक्ष में चीन अमेरिका के लिए हर जगह चुनौती बन गया है। इसका असर अमेरिका की दुनिया भर में बनी इमेज पर पड़ रहा है। अमेरिका हमेशा से खुद को दुनिया का चौधरी मानता रहा है और अब चीन सामने खड़ा हो रहा है तो हथियार की होड़ से इसे जीतने की कोशिश की जा रही है। ये उदाहरण देखिए, यूक्रेन को पुतिन जीत चुके होते अगर अमेरिका और यूरोप की ओर से हथियारों की बाढ़ ना आई होती। राष्ट्रपति जेलेंस्की को खुलकर सहयोग मिल रहा है और कीव अब तक इसीलिए टिका है। अमेरिका चीन के सामने इसे उदाहरण के तौर पर लेने की उम्मीद लगा रहा है, जबकि शी जिनपिंग पुतिन के कदमों को फॉलो कर रहे हैं। यूक्रेन की तरह ताइवान पर अटैक, लेकिन ये अमेरिकी हथियार ड्रैगन के दांतों को खट्टा किए हुए हैं। सच्चाई यही है कि हथियारों के मामले में दुनिया तीर कमान, तलवारों और तोपों के मुकाबले आज बहुत आगे निकल आई है। आज दुनिया के कई मुल्कों के पास परमाणु बम है। अंतरिक्ष से जंग लड़ने के साजो सामान हैं, ड्रोन हैं और वो मिसाइलें हैं जिन्हें एक जगह से दागकर दुनिया के किसी भी हिस्से में हमला किया जा सकता है। अत्याधुनिक हथियारों में तब्दील हो गई ये मिसाइलें किसी भी जंग का रुख कैसे मोड़ सकती हैं, इसका उदाहरण आज रूस यूक्रेन युद्ध में मिल रहा है। मार्च में रूस ने यूक्रेन युद्ध में पहली बार 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ये वो मिसाइलें हैं जिनकी अमेरिका के पास अभी कमी है, लेकिन अमेरिका के पास उससे ज्यादा खतरनाक हथियार हैं। वो सिर्फ शस्त्र के तौर पर नहीं, कूटनीतिक तौर पर भी। अमेरिका दुनिया का वो देश है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन दुनिया के हर देश से है। किसी न किसी तौर पर अमेरिका दुनिया की जरूरत बना हुआ है। इन संबंधों का अमेरिका भरपूर फायदा उठाता है। दूसरी ओर चीन है जो अफ्रीका से लेकर श्रीलंका और पाकिस्तान तक अपना प्रभुत्व जमाने में लगा हुआ है और हथियारों की ये होड़ ना जाने कब खत्म होगी, जंग से या सुलह से। चीन की आंख में डर ताइवान कांटे की तरह चुभ रहा है। अमेरिका से ताइवान की दोस्ती उसे परेशान कर रही है। बाइडेन से मिल रहे हथियारों को लेकर बीजिंग में बहुत तनाव है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकती है, लेकिन चीन को जवाब देने के लिए ताइवान ने भी कमर कस ली है। कच्चा चिट्ठा में ये रिपोर्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि ताइवान की नई ताकत आखिर है क्या। चीन को अपनी ताकत दिखाएगा ताइवान। चीन को उसी की भाषा में जवाब देगा ताइवान। जंग से पहले ताइवान का शक्ति प्रदर्शन। तनाव के बीच ताइवान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसमें ताइवान की सेना असली युद्ध जैसा अभ्यास कर रही है। यानी ताइवान के जंगी जहाजों और मिसाइलों की गूंज चीन तक पहुंचेगी और ड्रैगन की आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी। ताइवान की सेना इस लाइव फायर ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई दूसरे हथियारों का परीक्षण करेगी और जिनपिंग की आर्मी ये सब देखती रह जाएगी। ताइवानी मीडिया
के मुताबिक वायुसेना और विशेष बल कमांड ने अपने AH-64E अपाचे और AH-1W सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर्स को भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए भेज दिया है। ताइवान में आज से शुरू हो रहा ये युद्धाभ्यास 8 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 9वीं सेना कोर के जवान भाग लेंगे। ताइवान ने इस युद्धाभ्यास को लियन युंग ड्रिल नाम दिया है, जो पिंगटुंग काउंटी के संयुक्त प्रशिक्षण बेस कमांड में आयोजित हो रहा है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ताइवान की सेना की संयुक्त बटालियन स्नाइपर्स, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और मोर्टार का 4 दिनों का युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास में असली हथियारों से टारगेट को ध्वस्त करने का अभ्यास किया जाएगा। ताइवान में हर साल होने वाले हुआंग श्रृंखला की ड्रिल के बाद ये सशस्त्र बलों का दूसरा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। ताइवान के लिए इस युद्धाभ्यास की काफी अहमियत है, क्योंकि ताइवान किसी भी कीमत पर चीन के सामने झुकना नहीं चाहता। इसीलिए लाइव फायर ड्रिल के लिए 8वीं कोर के सैनिकों को दक्षिणी ताइवान के ताइनान, काओशुंग और पिंगटुंग शहरों और काउंटी की रक्षा के जिम्मेदार सैनिकों को शामिल किया गया है। लियन युंग एक बड़े पैमाने पर लाइव फायर सैन्य अभ्यास है, जिसे देश की सेना आमतौर पर संयुक्त संचालन प्रशिक्षण बेस कमांड में साल में 6 बार आयोजित करती है। यानी चीन के सामने ताइवान शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर जंग हुई तो वो चुप नहीं बैठेगा और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और अब एक इंटरनेशनल खबर, ये खबर है लिज ट्रस से जुड़ी हुई, जिन्हें ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ये बदलाव सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि कहा जा रहा है कि दुनिया के कई अहम मामलों में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये पुतिन के लिए तो सबसे बुरी खबर है, क्योंकि लिज ट्रस पुतिन की कट्टर विरोधी हैं। वो पुतिन को यूक्रेन का युद्ध हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं बाकी रहने देने वाली हैं। लिज ट्रस के बाद कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस तरह से बदल जाएगा रूस और यूक्रेन का युद्ध। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने जा रहा है। लिज ट्रस, जो अब ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री हैं। Therefore, I give notice that Liz Truss is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. We'll come up on stage. ब्रिटेन की ये नई कमांडर हैं, जो पहले ही पुतिन को कई बार चेतावनी दे चुकी हैं। और अब इस प्रधानमंत्री बनने के बाद पुतिन को सबक सिखाने की बड़ी तैयारी कर रही हैं। जब ट्रस अपने प्रचार अभियान में बिजी थी, उस वक्त से लिज ट्रस ने साफ कर दिया था कि वो रूस के पर कतरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। लिज ट्रस रूस की योजनाओं के लिए बोरिस जॉनसन से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो उस तारीख के एक हफ्ते पहले लिज ट्रस मॉस्को के अंदर मौजूद थी, और जब पुतिन अपनी आर्मी के जरिए यूक्रेन पर घेरा डाल रहे थे, उस वक्त मॉस्को के अंदर यानी पुतिन के किले में ही लिज ट्रस ने रूस को न सिर्फ जबरदस्त फटकार लगाई थी, बल्कि पुतिन को ललकारा भी था। There is no doubt that the stationing of over 100,000 troops on the Ukrainian border is directly put in place to threaten Ukraine. And this is not the only action that we've seen by the Russian authorities. We've seen cyber attacks and we've seen other attempts to undermine the activities of a sovereign nation, despite the fact that Russia signed up to the 1994 Budapest Memorandum.
मॉस्को के अंदर लिज ट्रस शेरनी की तरह दहाड़ी। लेकिन ये सारी बातें ना पुतिन को अच्छी लगी और ना ही रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के खास सर्गेई लावरोव को। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिज ट्रस और लावरोव दोनों मौजूद थे, लेकिन जब लावरोव से प्रतिक्रिया मांगी गई कि ट्रस की कड़वी बातों पर आप कुछ कहना चाहेंगे, तो लावरोव ने कहा, मैं बहरा हो गया था और मैंने ट्रस की कोई बात नहीं सुनी। ये बात नोट करने वाली है कि अभी तक पुतिन के लिए फिर भी राहत थी कि बोरिस जॉनसन पुतिन पर डायरेक्ट हमला भी हंसी मजाक में किया करते थे, लेकिन अब ब्रिटेन की ये नई पीएम लिज ट्रस पुतिन के खिलाफ ब्रह्मांड के सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने वाली है। बोरिस का ये बयान काफी चर्चा में है कि जब उन्होंने कहा था कि पुतिन अगर औरत होते तो जंग बिल्कुल भी नहीं करते। यूक्रेन पर जंग थोपना दरअसल पुतिन की जहरीली मर्दानगी वाली सोच का परिणाम है। Positions of power. If Putin was a woman, which he obviously isn't, but if he were, I really don't think he would have embarked on a crazy macho war of invasion. और अब तो पुतिन के सामने ही लेडी लिज ट्रस हैं, जो पुतिन की कट्टर दुश्मन हैं और पुतिन को रणनीतिक चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती हैं। लिज जब चुनाव लड़ रही थी, उसी दौरान पूरी दुनिया में उनके पुतिन विरोध को लेकर कई इंटरनेशनल आर्टिकल लिखे जा रहे थे। जैसे इस हेडलाइंस का मतलब है कि लिज के पीएम बनने के बाद यूक्रेन का युद्ध कैसे बदल जाएगा। लिज ट्रस वो प्रतिद्वंदी हैं जिनसे रूस डरता है। लिज ट्रस ने कसम खाई, अगर वो पीएम बनी तो पुतिन को बेनकाब कर देंगी। लिज ट्रस ने पुतिन के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ दिया है। इस तरह की तमाम हेडलाइंस इस वक्त चर्चा में हैं, क्योंकि पुतिन को सबक सिखाने के लिए लिज ट्रस को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पद चाहिए था, जो अब उन्हें मिल चुका है। पूरी दुनिया में ब्रिटेन की विदेश मंत्री के रूप में लिज जहां भी गई, उन्होंने रूस और पुतिन पर हमला किया। Can't be complacent. The fate of Ukraine hangs in the balance. But let's be clear, if Putin succeeds, there will be untold further misery across Europe and terrible consequences across the globe. We would never feel safe again. So we must be prepared for the long haul. We've got to double down on our support for Ukraine, and we must follow through on the unity. लिज ट्रस रूस के खिलाफ अपनी योजनाओं को लेकर इतनी आश्वस्त हैं कि उन्होंने हाल ही में यह बयान दिया था कि पुतिन की आर्मी को क्राइमिया से भी बाहर निकालना होगा, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा था। लेकिन 2014 में पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन करके कब्जा कर लिया। अब लिज का प्लान ये है कि रूस के खिलाफ जबरदस्त सैन्य सहायता मुहैया करवाई जाए। Guns, tanks, aeroplanes, digging deep in our inventories, ramping up production. We need to do all of this. Our sanctions have already seen Russia facing its first external debt default for a century, and we need to go further. There must be nowhere for Putin to fund this appalling war, and that means cutting off oil and gas imports once and for all. Ukraine deserves nothing less than a landmark international effort to rebuild their towns and cities, regenerate their industries. पुतिन ने यूक्रेन के अंदर जो भी चाल चलने की कोशिश की, उसका विरोध सबसे पहले बहुत खुलकर अगर किसी ने किया तो वो लिज ट्रस ही थी। जब यूक्रेन की घेराबंदी करके अनाज के जहाजों को रोकने की कोशिश की गई थी, उस वक्त भी लिज ट्रस ने पुतिन पर भूख को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। Putin is weaponizing hunger. He's using food security as a callous tool of war. He's blocked Ukrainian ports and is stopping 20 million tons of grain being exported across the globe, holding the world to ransom. It's very clear that Ukrainian ports must be protected. There needs to be safe passage for commercial vessels, and the United Kingdom is offering our expertise on all of those fronts
to make sure that we have the measures in place so that grain can safely leave. पिछले महीने अगस्त में लिज ट्रस ने पुतिन को हराने की प्रतिज्ञा लेते हुए बयान दिया था। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाती हूं, तो मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी कि यूक्रेन में स्वतंत्रता की लौ लगातार जलती रहे। पुतिन प्रबल नहीं हो सकते। मेरे नेतृत्व में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इस अंधेरे समय में मुझसे बड़ा कोई सहयोगी नहीं होगा। लिज ट्रस ने ब्रिटेन की जनता से और दुनिया से जो वायदे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए लिज ट्रस कौन-कौन से फैसले लेने वाली हैं, इस पर अब पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और ये बात साफ हो गई है कि क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले सरहद पार पाकिस्तान से थे और इसमें आईएसआई की बड़ी भूमिका थी। बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान का खालिस्तान वाला एजेंडा चंद घंटों में ही एक्सपोज हो गया। उसकी खालिस्तान वाली टूल किट का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। एशिया कप के मैच में अर्शदीप के कैच छोड़ने से लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ कैंपेन तक किस मिनट में किसने ट्वीट करके क्या लिखा, इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। ये रिपोर्ट आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसे भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी खतरनाक युद्ध की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अर्शदीप सिंह से कैच छूटा। एशिया कप में भारत का मैच जीतने का ख्वाब टूटा। और उधर पाकिस्तान में आईएसआई का ऑपरेशन बदनाम शुरू हो गया। ये है पाकिस्तान का 5वीं जनरेशन का युद्ध जो उसने भारत के खिलाफ तेज कर दिया है। पाकिस्तान युद्ध में हारता है, एलओसी पर मार खाता है, दुनिया भर में जलील होता है। उसकी फौज से लेकर उसके इंटेलिजेंस अब तक भारत के खिलाफ मार खाती रही है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने सॉफ्ट टारगेट पर निशानेबाजी शुरू कर दी है। सबसे बड़े नामों में पाकिस्तान के पत्रकार वजाहत खान शामिल हैं, जो आईएसआई का करीबी भी है। उसने कैच छूटने के 3 मिनट बाद ही ट्वीट किया कि अर्शदीप पाकिस्तान में खालिस्तान मूवमेंट का हिस्सा है। मैच में कैच छूटना खेल में मायूसी के लेवल तक तो ठीक है, लेकिन ये मामला उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब अर्शदीप को खालिस्तानी कहा जाने लगा। ऐसा चंद मिनटों के अंदर ही शुरू हो गया। अर्शदीप से भारतीय समय अनुसार करीब 11:05 पर कैच छूटा था और फिर 11:06 पर इस हैंडल से ट्वीट हुआ, जिसमें लिखा गया कि अर्शदीप मेरा खालिस्तानी भाई है। इसके बाद 2 और ट्वीट जल्दी हुए, जिसमें हसनैन यूनुस 25 नाम के हैंडल से लिखा गया कि अब अर्शदीप को खालिस्तानी घोषित कर देना चाहिए। एक ट्वीट नसीम अकरम 100 नाम के हैंडल से किया गया कि क्या अर्शदीप खालिस्तानी का ट्रेंड चलाना है या नहीं। यानी जाहिर है कि आईएसआई की पूरी मशीनरी ने अर्शदीप की आड़ में एक समुदाय को बदनाम करने के साथ साथ भारत में तनाव फैलाने का काम शुरू कर दिया। इसको पाकिस्तान में संगठित तरीके से ताकत वहां की मीडिया से भी मिली। पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया न्यूज ने ट्वीट करके लिखा, आसिफ का कैच क्यों छोड़ा? भारतीय इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी करार दिया। जो अर्शदीप है, इसकी कंट्रोवर्सी में ये आईएसआई के ट्विटर हैंडल इन्वॉल्व हैं और ये आईएसआई जो है अपने ट्विटर हैंडलों की मदद से अफवाहें फैला रहा है और ये आईएसआई ने अपने जो ट्विटर हैंडल हैं उनको एक्टिवेट किया है। आप जो गल्फ में भी हैं, जो यूरोप में भी हैं और जो पाकिस्तान में हैं, वो गलत अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश रंग लाने लगी क्योंकि पाकिस्तान अर्शदीप को लेकर सोशल मीडिया पर जो रुख तय करना चाहता था, वो रंग ये मामला ले चुका था।
पाकिस्तान के एजेंडे में कई भारतीयों ने अर्शदीप के समर्थन में ट्वीट करना शुरू कर दिया और इससे लगा कि भारत के ही लोग अर्शदीप को बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मकसद साफ था, भारत में मजहबी नफरत फैलाना, एक दूसरे को लेकर अविश्वास के हालात पैदा करना, समुदायों को लड़ाना। जब पाकिस्तान से अर्शदीप के खिलाफ ट्वीट हो रहे थे, तब भारत के कई मशहूर ट्विटर अकाउंट उनके एजेंडे में फंसते चले जा रहे थे और उनके ट्वीट से ऐसा लगा कि वो भी अर्शदीप को एक विलेन के रूप में पेश करना चाहते हैं। अर्शदीप सिंह के विकिपीडिया पेज को भी एडिट करके वायरल किए जाने लगा, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही इस पूरे मामले में पाकिस्तान का नाम सामने आया। साफ हो गया कि ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से शुरू की हुई साजिश है। अर्शदीप के विकिपीडिया पेज के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, जिसमें छेड़छाड़ करके खालिस्तानी शब्द जोड़ा गया। पेज में एडिट करने वालों की लोकेशन पाकिस्तान बताई जा रही है, यानी अर्शदीप को बदनाम करने का पूरा खेल पाकिस्तान से चल रहा था। वहां से इसको पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा था। केंद्र सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किया है। आईटी मंत्रालय ने नोटिस जारी कर विकिपीडिया से जवाब मांगा है। उधर विकिपीडिया ने अपनी गलती सामने आने के बाद अर्शदीप की प्रोफाइल को भी ठीक कर दिया है। सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस भेजते हुए कहा कि अर्शदीप सिंह के परिवार के लिए ये खतरा बन सकता है, इससे देश का माहौल भी बिगड़ सकता है। आईपी एड्रेस पता करने पर यह मालूम चला कि ये हरकत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से किसी ने की है। लोगों की उम्मीदें ज्यादा थी ना, तो जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत इमोशनल होके लोग बोलते हैं, तो उनका अधिकार है बोलना। और बिना फैंस के कोई गेम नहीं है, कोई प्लेयर नहीं है, गेम फैंस के ऊपर ही चलती है। बच्चे से बात हुई होगी, अब आपकी भी बात हुई, तो क्या कहना है उसका? मतलब नहीं, वो तो यूजुअली जैसे पहले था वैसे ही है। और वो तो कहते हैं कि हमें अगली गेम पे फोकस करना है, जो बीत गया सो बीत गया, आगे हमने जो पीछे पॉजिटिव आए हैं उस गेम से उसी को और इम्प्लीमेंट करना है, जो कमियां रहेंगी उसको दूर करना है। बस यही है उनका टारगेट, यही है। एक तरह से ये भारत में सिखों को बदनाम करने की प्लानिंग का हिस्सा था। ऐसी कोशिश पहले पाकिस्तान से भारतीय मुसलमानों को लेकर भी की गई थी, जब पाकिस्तान की आईएसआई ने मोहम्मद शमी को भी ऐसे ही बदनाम करने का प्लान रचा था। लेकिन पाकिस्तान तब भी एक्सपोज हो गया था। पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल से ही मोहम्मद शमी के खिलाफ ये पोस्ट किए गए थे। भारत को भी इस तरह के जो काउंटर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अक्सर ये देखा गया है कि हम रीबेटल वगैरह तो देते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी एग्रेसिव पोस्चर भी इसमें अपनाना होगा, जिससे भारत की जो छवि है वो धूमिल ना हो। अर्शदीप के केस में भी पाकिस्तान की आईएसआई का पर्दाफाश हुआ है, लेकिन ये बात सच है कि एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच में छूटे एक कैच ने पाकिस्तान को एक बार फिर मौका दे दिया और उसने चंद घंटों में ही भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य अर्शदीप को खालिस्तानी करार देना शुरू कर दिया। लेकिन इस हमले में पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर अर्शदीप को लेकर खालिस्तान वाली पोस्ट आने लगी। जानबूझ के एक स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की आईएसआई की। ये मोहम्मद शमी के अगेंस्ट भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था, जब लास्ट अक्टूबर में 21 में जब भारत और पाकिस्तान का T20 मैच हुआ था। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी हद तक जा सकता है, पाकिस्तान की आईएसआई किसी हद तक जा सकती है, और वो एक ऐसे अफवाहें फैलाएगी ये दिखाने के लिए कि भाई ये खालिस्तान की जो सिंपथाइजर हैं वो भारत में अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का 5वीं जनरेशन का युद्ध है जो उसने भारत के खिलाफ छेड़ा हुआ है। अब ये 5वीं जनरेशन का युद्ध क्या होता है, इसे आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। पहली पीढ़ी के युद्ध में तलवार भालों का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी के युद्ध में बारूद और तोप का इस्तेमाल होने लगा। तीसरी पीढ़ी के युद्ध में बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ, जैसा दुनिया ने दूसरे विश्व युद्ध में देखा। चौथी पीढ़ी का युद्ध आतंकवाद को कहा जाता है, जिसमें दुश्मन के सॉफ्ट टारगेट पर हमला किया जाता है। 5वीं पीढ़ी का युद्ध इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, यानी प्रोपेगेंडा और दुष्प्रचार के जरिए दुश्मन देश में आंतरिक युद्ध की स्थिति पैदा कर देना। पाकिस्तान इस वक्त
5वीं पीढ़ी का ही युद्ध कर रहा है। पाकिस्तान जानता है कि बम, गोलों और फाइटर जेट के मुकाबले में वो भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। लिहाजा उसका मकसद है कि सस्ता और टिकाऊ तरीका अपनाकर भारत में तनाव पैदा किया जाए। ये बात बहुत साफ है कि भारत कमजोर होगा तो फायदा पाकिस्तान को होगा। इसीलिए अर्शदीप को बदनाम करके पाकिस्तान में सिखों और बाकी भारतीयों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश की गई। ऐसा ही मोहम्मद शमी को बदनाम करके पाकिस्तान के मुसलमानों और बाकी भारतीयों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान जानता है कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं और अगर इनके बीच तनाव रहेगा तो भारत कभी मजबूत नहीं होगा। इसीलिए भारत में धर्मों के बीच नफरत फैलाकर पाकिस्तान अपना मकसद पूरा करना चाहता है। तो ये पाकिस्तान को बिल्कुल गवारा नहीं है, लेकिन भारत को चाहिए कि वो इसके जो भी रीबटल्स हैं या जो एग्रेसिव फॉर्म ऑफ जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, हमें भी वो अपनाना चाहिए। पाकिस्तान के नेता भी इसमें पीछे नहीं थे। खुद को पाकिस्तान की नजरियाती पार्टी का चेयरमैन बताने वाले शाहिर सियालवी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। लिखा गया, अर्शदीप हमारा अपना खालिस्तानी है, जय खालसा। यानी पाकिस्तान की तरफ से धर्म वाली नफरत फैलाने की पूरी सामग्री तैयार करके रखी गई थी। हालांकि हर्षदीप सिंह के बचाव में पाकिस्तानी क्रिकेटर भी सामने आए। पाकिस्तानी टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज ने ट्वीट करते हुए हर्षदीप का बचाव किया, लेकिन ट्वीट में उन्होंने जो लिखा वो एक तरह से पाकिस्तानी एजेंडे को सेट करने में मदद की। हाफिज ने ट्वीट करते हुए लिखा, भारतीय टीम के सभी प्रशंसकों से मेरा अनुरोध है कि खेल में हम सभी गलतियां करते हैं, हम सभी इंसान हैं, इसीलिए कृपया इन गलतियों के लिए किसी को अपमानित ना करें। लेकिन इस ट्वीट की भाषा ऐसी थी जिसमें भारतीय फैंस को दोषी करार दिया गया, जबकि पूरा खेल आईएसआई का था और अर्शदीप को खालिस्तानी बताने वाले ट्वीट का एक बड़ा बेस पाकिस्तान से ही ट्वीट कर रहा था। अर्शदीप सिंह 2019 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। फिलहाल वो भारतीय T20 टीम का हिस्सा हैं और कुल 9 मैच खेलकर उन्होंने 13 विकेट चटकाए हैं। यही कारण है कि नए खिलाड़ी के तौर पर पाकिस्तान के लिए वो एक आसान टारगेट बन गए और शुरू हुआ ऑपरेशन बदनाम। पाकिस्तान के ऑपरेशन बदनाम को एक बार फिर करारा जवाब मिला है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से ऐसी कोशिश दोबारा की जाएगी और वो हर मौका तलाशने में रहेगा कि कैसे अलग अलग धर्मों के बीच नफरत फैलाकर भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा किया जाए। भारत की यही एकता पाकिस्तान के लिए हमेशा खतरा रही है और इसीलिए वो मौके तलाशता रहता है कि किसी भी तरह इस सद्भाव को नफरत में बदला जा सके।